अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और मज़े में होगे। तो जनाब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये चैप्टर आपकी किताब में शामिल है। नाम अलग हो सकता है बट टॉपिक्स विल बी सेम, ठीक है। खैर हम लोग ये पढ़ रहे थे जनाबे वाला, ये हमारा एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस तमाम टॉपिक्स हम मुकम्मल कर चुके हैं। ये आखिरी टॉपिक है जो हमारा चल रहा है, ठीक है, और उसका भी ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 इज़ डन, ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फ़िज़िक्स के अंदर हम डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स बेसिकली दुनिया है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। जब आप इनको मेजर करते हो तो अल्टीमेटली आपके पास मेजरमेंट्स आती हैं। जब आपके पास मेजरमेंट्स आती हैं तो आपकी चाहत ये होती है, आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो बेसिकली कैसी हो, आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट हो और आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज हो, ठीक है। एक्यूरेट से क्या मुराद है? एक्यूरेट से ये मुराद है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके नज़दीक तरीन हो। प्रिसाइज से क्या मुराद है कि एक्चुअल वैल्यू में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं तो इसमें इस मेजरमेंट में डेसिमल के बाद उतने ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हों, या जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके अंदर हैं उतने ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी मेजरमेंट में भी हो। ये मतलब था प्रिसीजन का। ये सारी बातें हम इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि आज का लेक्चर पहले वाले लेक्चर की कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखते ना एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ बाय बिलाल ज़िया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो देख के इसको देखोगे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगा, ठीक है बच्चे। आगे स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मेरा नाम है बिलाल ज़िया, ठीक है, और मैं आप लोगों को क्लास 11 की फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। अब सबसे अच्छे नोट्स बेटे वो होते हैं जो आप खुद प्रिपेयर करते हो, ठीक हो गया। वैसे तो मैं भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन सबसे अच्छे नोट्स वो हैं जो आप खुद प्रिपेयर करते हो। तो आगे पीछे के अपने सारे काम करना बंद कर दो और तरीके से नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। चलो जनाब स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, हम लोग फिज़िक्स के अंदर जब भी कभी मेजरमेंट्स लेते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी चाहत होती है कि हमारी जो मेजरमेंट है वो कैसी हो जनाब, एक्यूरेट हो और प्रिसाइज हो। लेकिन क्या होता है कि हमारी मेजरमेंट के अंदर चाहने के बावजूद एरर भी आता है और अनसर्टेनिटी भी आती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि कई सारी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारी रीडिंग में एरर एग्जिस्ट करेगा। इंस्ट्रूमेंट का मसला हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इशू हो सकता है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि पहले अगर मैं रिवाइज करा दूँ ना, एरर क्या चीज़ थी, तो बेटे एरर हमारे पास था जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है, जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है, मान लो आपकी ट्रू वैल्यू है 3.4 सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पे आपको किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए कहा गया और उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, एक्चुअल में कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर। जब आपने इसको मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू निकल के आ रही है, मान लीजिए वो आ रही है 3.2 सेंटीमीटर। अब एरर जो है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। द डिफरेंस इज एरर, एक्चुअल वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू, यानी कि डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर विल बी द डिफरेंस। ये एरर है आपके पास। अनसर्टेनिटी क्या थी? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एरर जो आपकी वैल्यू में एग्जिस्ट कर सकता है। देखो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा हुआ, यहाँ पे एरर और अनसर्टेनिटी का ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे बहुत तफसील से गुफ्तगू करनी है। उसके लिए अनसर्टेनिटी और एरर में वाज़ेह फ़र्क समझ में आना ज़रूरी है। देखो अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी इज़ बेसिकली द एस्टिमेशन कि आपके पास मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। अभी समझाता हूँ। मान लो आपके पास जब आप इसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर रहे थे तो वहाँ पे एक बंदे ने आपको लिख के दिया कि जनाब आप जब ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, मान लो आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपको उस बंदे ने लिख के दिया कि इस इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेजर करोगे ना, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3.4 प्लस माइनस 0.5 आएगी। मतलब अगर मैं 3.4 माइनस 0.5 करूँ
तो मेरे पास आंसर आता है 2.9 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं 3.4 प्लस 0.5 करूं तो मेरे पास आंसर आता है 3.9 सेंटीमीटर। ऐसे ही हो गया। अब आपने जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर किया उस पर यह लिखा हुआ था कि जनाब इसके अंदर अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.5 की। इसका यह मतलब नहीं है कि हर दफा 0.5 सेंटीमीटर का ही एरर आएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यह मतलब बिल्कुल नहीं है इसका। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम बड़ा जो एरर आ सकता है वो 0.5 सेंटीमीटर का हो सकता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो रीडिंग है वो 2.9 से लेकर के 3.9 के दरमियान में होगी। हो सकता है आपकी रीडिंग 3.0 आ रही हो, 3.1 आ रही हो, 3.2 आ रही हो, 3.5 आ रही हो, 3.6 आ रही हो, सब हो सकता है। मैक्सिमम आपकी ट्रू वैल्यू क्या है? आपकी ट्रू वैल्यू है 3.4। तो आपकी मैक्सिमम रीडिंग 3.4 से इतना कम हो सकती है और मैक्सिमम रीडिंग 3.4 से इतना ज़्यादा हो सकती है। यह मतलब होता है अनसर्टेनिटी का। एरर क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस द ऑब्जर्व वैल्यू। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी आपके पास वो मैक्सिमम एरर है जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है। यू आर नॉट श्योर कि कितना है, आपको पता ही नहीं है अभी, क्योंकि आपने अब तक एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। आप पहले से सिर्फ ये असेसमेंट कर रहे हो कि कितना एरर हो सकता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका जो एरर है वो इस रेंज के अंदर ही अंदर रह रहा है। जाहिर है हम अनसर्टेनिटी बेसिकली कैलकुलेट क्यों करते हैं? ताकि हमें यह पता चल जाए कि मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है। तो फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं और अनसर्टेनिटी को कम करते हैं। अनसर्टेनिटी कम हो जाती है तो मैक्सिमम एरर जो आ सकता है वो कम हो जाता है। जब मैक्सिमम एरर जो आ सकता है वो कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एक्चुअल एरर आ रहा है वो क्या होगा? कम होगा। भाई खुद देखो, अगर ये अनसर्टेनिटी इसकी 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसमें 0.5 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है, तो अगर मैं कुछ टेक्निक इस्तेमाल करके इसकी अनसर्टेनिटी कम कर दूं और ये हो जाए 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब अब एरर भी तो 0.2 के अंदर अंदर ही आएगा, हाँ या ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, तो फिलहाल ये सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा था कि एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होती है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हमारे पास अनसर्टेनिटी हमें समझ में आ गई कि अनसर्टेनिटी इज द मैक्सिमम एरर जो एग्जिस्ट कर सकता है, या आप ये कह सकते हो कि ये मैक्सिमम गलती है जो आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो आप गलती भी नहीं कर सकते। इसी को समझने की एक और मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस कमरे के अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कमरा जो है ना वो कुछ इस तरह से है, लेट से, ठीक है, ये कमरा कुछ इस तरह से है। अब लेट से आपके पास ये जो है ना, ये मिसाल के तौर पे आपके पास है 3 मीटर और ये मिसाल के तौर पे आपके पास है 4 मीटर। ठीक है, अब आपके पास इस कमरे के अंदर एक मैं हूँ और मान लो एक मेरा दोस्त है। ठीक है, हम लोग ऐसे मौजूद हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हम दोनों के दरमियान में कितना फासला है। आप कमरे के बाहर खड़े हो, ऑब्वियस ही बात है आप हमें तो देख नहीं सकते, तो आप तुक्का लगाओगे। ठीक है, अब जो आप तुक्का लगाओगे ना, एक तो ये कि आप बता दोगे आमने सामने खड़े हैं, एक ये है कि आप तुक्का लगाओ लेकिन थोड़ा कैलकुलेटेड तुक्का। कैसे भाई? देखो, आप कहोगे कि ये अगर मिसाल के तौर पे बिलाल है और ये मिसाल के तौर पे साद है, आपसे पूछे जाए बिलाल और साद के दरमियान में कितना फासला है, आप बोलोगे मैक्सिमम फासला कब हो सकता है? अगर बिलाल यहाँ पे हो और साद यहाँ पे हो। ऐसे ही है भाई, बिलाल यहाँ पे है, साद यहाँ पे, तो मैक्सिमम फासला होगा, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमारे दरमियान में हो सकता है। अब ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा? 9 प्लस 16 यानी कि √25 यानी कि 5 मीटर। आप बोलोगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस इनके दरमियान में हो सकता है वो कितना है? 5 मीटर। अब क्या लाजमी है हम हमेशा ऐसे कोने पे चिपक के खड़े हुए हों? कोई लाजमी नहीं है। हो सकता है हमारे दरमियान का फासला 3 मीटर हो क्योंकि हम थोड़ा आगे हों, हो सकता है हमारे दरमियान का फासला 2 मीटर और कम हो जाए। पॉइंट समझ आ रहा है? हो सकता है ये यहाँ हो, ये यहाँ हो, 3 मीटर फासला हो सकता है मैं यहाँ हूँ, साथ यहाँ हो, 4 मीटर फासला हो, लेकिन मैक्सिमम यही हो सकता है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा ये तो मुझे नहीं पता बिलाल और साद के दरमियान का फासला कितना है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं है। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? कि प्रिडिक्टिंग द मैक्सिमम एरर दैट कैन एग्जिस्ट इन अ
इन एन एक्सपेरिमेंट, वो बेसिकली आपके पास क्या कहला रहा होता है, अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट। और हमने अगले लेक्चर के अंदर अनसर्टेनिटी को ही असेस करना सीखना है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे आगे कि हम अनसर्टेनिटीज़ को कैसे असेस करते हैं। अच्छा बेटे, अब हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो अनसर्टेनिटी की होती हैं टाइप्स, ठीक है। टाइप समझना ज़रूरी है ताकि हम लोग आगे की जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला पार्ट है ना वो समझ सकें अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी की हमारे पास जो पहली टाइप है ना जिसको हमें समझना है बेटे, वो कहला रही होती है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। पहली टाइप ये हमारे पास कहलाती है जनाबे वाला एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या है, देखो पहले तो इसे एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं। एब्सोल्यूट से मुराद होती है जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, या चेंज क्यों ना हो, क्योंकि वो विदाउट एनी रेफरेंस है, या यूं भी कह सकते हैं कि वही बेसिकली हमारा रेफरेंस है। जो चेंज ना हो, जो फिक्स हो, विदाउट एनी रेफरेंस। मिसाल देता हूँ, देखो फिजिक्स में आप जब भी पढ़ोगे ना, इन्फॉर्मेशन को बताने के ना दो तरीके होते हैं। एक मेरा बेटा तरीका होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट तरीका, एक तरीका मेरा बेटा कहलाता है रिलेटिव तरीका। एब्सोल्यूट और रिलेटिव को एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आई 90%। आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कितनी आई, 90%। आपका कोई कज़न था, या आपकी छोटी बहन, या आपकी बड़ी बहन, या बड़ा भाई, कोई भी XYZ, उसकी परसेंटेज आई मिसाल के तौर पे 93%। आपको 90% पे शाबाशी नहीं मिलेगी, आपको इससे 3% कम लाने पर बातें सुनने को मिलेंगी। ये रिलेटिव सेंस है। रिलेटिव सेंस क्या होता है कि आपसे कंपैरिजन में बात की जा रही है। आप ये कोई नहीं देख रहा कि आपने 90% लेकर आए हो, आपको ये कहा जा रहा है आप 3% फलाने से कम लाए हो, आप 3% शर्मा जी के लड़के से कम लाए हो। क्लियर है। अगर मिसाल के तौर पे आप ही आप होते, आपके अलावा कोई होता ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में आप अकेले एग्ज़ाम देते, आपके नंबर आते 60%। अब ना आपके आगे कोई, ना आपके पीछे कोई, ना आपके दाएं कोई, ना बाएं कोई, ना ऊपर कोई, ना नीचे कोई है ही नहीं आपके आगे पीछे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप ही आप हो, आप ही पहले नंबर पे आ रहे हो। वो एब्सोल्यूट था। फिर पॉइंट समझ आ गया। जब आप किसी भी चीज़ को मेंशन कर रहे हो ना विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट कंपेयरिंग विद इट विद एनीथिंग एल्स, वो क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, जो फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होती, विदाउट एनी रेफरेंस होती है। क्लियर है। अभी और भी चीज़ें आएंगी। देखो बच्चे, हमने ये चीज़ तय करी थी, अगर आपको याद होगा, कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग लेने की एक लिमिट होती है लीस्ट काउंट की वजह से। पिछले लेक्चर में भी ये बात पढ़ी थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसी पे मेरा ये पूरी कहानी बेस करेगी। ड्यू टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपके इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन होती है। मतलब देखो बेटे, अगर मैं बात करूँ ना मीटर रॉड की, मीटर रॉड वो स्केल होता है जिससे आप बेसिकली अपनी कॉपियों पे लाइनें बना रहे होते हो। तो उसको अगर आप देखोगे तो उस मीटर रॉड में आपके पास क्या सीन होता है मेरा बेटा, आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 7 का मार्क है, यहाँ पे मान लीजिए 8 का मार्क है। तो आपके पास 7 और 8 के दरमियान में देखो 10 छोटे छोटे डब्बे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऐसे छोटे छोटे डब्बे होंगे। देखना ज़रा, ये जो एक छोटा डब्बा है ना, ये जो एक छोटा डब्बा है, ये बेसिकली यहाँ पे होता है 0.1 सेंटीमीटर का, या आप कह सकते हो 1 मिलीमीटर का डब्बा होता है। यानी कि ये पूरा आपके पास 1 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है, तकसीम हुआ हुआ है 10 स्मॉल बॉक्सेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये एक जो स्मॉल बॉक्स है ना, ये बेसिकली 0.1 सेंटीमीटर का है। एंड दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड। ये आपके मीटर रॉड का क्या है, लीस्ट काउंट। क्या मतलब ये लीस्ट काउंट है, मतलब आपका मीटर रॉड इससे छोटी वैल्यू नापने की सलाहियत नहीं रखता। कैसे भाई, ये देखो इधर भाई, आप अगर मिसाल के तौर पर इसे पढ़ते हो, ये क्या होगा, ये होगा 7.5, और इसके बाद आप इसको पढ़ते हो, ये क्या होगा, ये होगा 7.6, ये 7.5, ये 7.6। अब अगर मैं इनको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो आपको ये ऐसे दिख रहा है, ये 7.5 है, ये 7.6 है। ये बच्चे मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ दिखा दिया। अब 7.5 के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, 7.6। इनके दरमियान में अगर कोई चीज़ आ रही होगी, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आ रही है एक चीज़, आप एक चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हो, वो 7.5 और 6 के दरमियान में यहाँ कहीं पे आ रही है।
अब आपके पास तो कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि आप इसको नाप सको। अब या तो इसे 7.5 पढ़ोगे आप, या इसे क्या पढ़ोगे 7.6, यानी कि आपके पास और कोई तरीका नहीं है कि आप इसको ये बता सकोगे इसके दरमियान में क्या आ रहा है। मान लो आप जिस चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे थे उसकी एक्चुअल लेंथ थी 7.5112 सेंटीमीटर, ये उसकी एक्चुअल लेंथ थी या ट्रू वैल्यू थी, तो इसके दरमियान में कहीं आ रही होगी है। अब आपने या तो इसे क्या पढ़ना है 7.5 या आपने इसे क्या पढ़ना है 7.6। मान लो आपने इसको पढ़ लिया 7.5, क्यों पढ़ लिया 7.5 ये भी समझ लो ज़रा। आपने इनके दरमियान में एक इमेजिनरी हाफ कंसीडर किया, है नहीं ये हाफ शाफ, ऐसे रेड से कुछ नहीं बना हुआ, कुछ बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, अपने स्केल पे देख लेना, है कुछ नहीं। आपने इमेजिन किया कि यहाँ पे एक हाफ है, तो अगर ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो आपने इसको 7.5 पढ़ लिया क्योंकि वो 7.5 के नज़दीक है। अगर वो सेकेंड हाफ में आ रहा है आपने उसे क्या पढ़ लेना था 7.6, लेकिन चूंकि अभी वो फर्स्ट हाफ में आ रहा था ये, तो आपने क्या पढ़ लिया 7.5। अब जब आपने मीटर रॉड से रीडिंग निकाली 7.5, ये थी आपके पास मेरा बेटा ट्रू वैल्यू, ये आपके पास है ऑब्जर्व्ड वैल्यू या आप कह सकते हो मेजर्ड वैल्यू। अब बताओ इसमें गलती क्यों आ रही है? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के बाद इतनी डिजिट्स पढ़ ही नहीं सकता जो ट्रू वैल्यू में मौजूद है। गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज कर रहे हो वो इस काबिल ही नहीं है कि डेसिमल के बाद इतनी वैल्यूज पढ़ सके जो आपकी ट्रू वैल्यू में मौजूद हैं। यहां पे डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज मौजूद हैं, ये बेचारा डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू पढ़ सकता है, इसका लीस्ट काउंट ही क्या 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन होती है। क्लियर हो गया? इसको हमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम। अब देखो बच्चे यहां पे जरा समझो, इसी से एक और चीज समझते हैं जरा। अब देखो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई वैल्यू मेजर करूंगा तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही है, अगर मैं कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई चीज़ नापूंगा, लेंथ मेजर करूंगा, तो उसमें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी उस इंस्ट्रूमेंट की हद की वजह से, लिमिटेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो अपनी लिमिट से ज़्यादा तो मेजर नहीं कर सकता। अब ज़रा समझो कैसे, देखो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 7.4, ये है मेरे पास 7.5, ये वही मेरे पास एक मीटर रॉड है, मतलब 7.4 और 7.5 को मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। मीटर रॉड है ना, इसमें 7 होता है, फिर 7.1, 7.2 वही है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई वैल्यू आ रही थी यहाँ पे, मैं किसी चीज़ की वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, वो लेट से वो इस तरह से कहीं आ रही है, ठीक है, वो इधर कहीं आ रही है। अब जाहिर सी बात है मैंने एक इमेजिनरी हाफ कंसीडर किया। अगर मैं जिस चीज़ की, मान लो ये मार्कर की लेंथ मेजर कर रहा हूँ, अगर ये मार्कर 7.4 और 5 के दरमियान में 7.4 के नज़दीक वाले हाफ में आ रहा है तो मैं 7.4 पढ़ूंगा, 7.5 के नज़दीक वाले हाफ में आ रहा है तो मैं 7.5 पढ़ूंगा। मान लो 7.4 के नज़दीक वाले हाफ में आ रहा था, मैंने इसे पढ़ लिया कि ये कितना है 7.4 सेंटीमीटर, ऐसे ही है। अब हो सकता है कि ये वैल्यू होती 7.41 सेंटीमीटर और मैं उसे क्या पढ़ रहा हूँ 7.4। हो सकता है ये वैल्यू होती 7.42 सेंटीमीटर, मैं क्या पढ़ रहा हूँ 7.4। हो सकता है ये होता 7.43 और मैं क्या पढ़ रहा हूँ 7.4। हो सकता है ये होता 7.44 और मैं ये पढ़ रहा हूँ। हो सकता है ये होता 7.45 और मैं ये पढ़ रहा हूँ। पॉइंट समझ आ रहे हैं? क्लियर हो रही है बात? भाई देखो ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास एक मीटर रूलर है, उसमें एक 7 सेंटीमीटर का मार्क है, एक 8 का मार्क है, दरमियान में देखना 10 छोटे 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 डब्बे बने हुए होंगे। ईच वन छोटा डब्बा इज रिप्रेजेंटिंग 0.1 सेंटीमीटर। अब 7.3 और 7.5 के दरमियान में ये एक छोटा डब्बा है और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर की। अब अगर आप किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हो और वो इन दोनों के दरमियान में आ रही है, दरमियान से मुराद या तो इसके नज़दीक आ रही है उसके नज़दीक आ रही है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए तो आप कहीं भी ले सकते हो उसे, डजेंट मैटर, ठीक है। खैर अगर मान लो वो 7.41 है तो 7.4 के नज़दीक होगी यहाँ कहीं पे, 7.42 है तब भी यहीं, 4.3 पे भी यहीं, 4.4 पे, 4.5 पे यहाँ आ जाएगी, 4.6 पे, 4.7 पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 7.4 किस किस केस में लोगे। अगर 7.41 है तब भी आप यही लोगे, 7.42 है तब भी, तब भी, तब भी, तब भी, ऐसे ही है। यानी कि जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है वो कितनी है आपके पास
0.05 सेंटीमीटर। ये पॉइंट समझ आए? 0.05 क्यों बोला मैंने? देखो मैक्सिमम गलती क्या हो सकती है भाई, मैक्सिमम गलती ये हो सकती है कि एक्चुअल वैल्यू थी 7.45 और आपने उसे क्या पढ़ लिया 7.4। देखो अगर एक्चुअल 7.41 था और आपने 7.4 पढ़ा तो गलती हुई 0.01 की। अगर एक्चुअल था 7.42 और आपने ये पढ़ा तो गलती हुई 0.02। मैक्सिमम भंडा कब मार सकते हो आप कि अगर एक्चुअल था 7.45 और आपने ये पढ़ा तो ये हो जाएगी 0.05। ये मैक्सिमम गलती है जो आप कर सकते हो। नहीं सर हम एक और भी गलती कर सकते हैं, अगर ये 7.46 होता और हम इसे 7.4 पढ़ें तो देखें गलती बढ़ गई 0.06। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो आपको आंखों में पोलियो के कतरे डालने की ज़रूरत है। अभी तो बताया मैंने, अगर 7.46 होगा, इसे देखना ग्रीन मार्कर को, अगर 7.46 होगा तो ये इन दोनों के दरमियान में से राइट वाले हाफ में होगा। तो अगर ये राइट वाले हाफ में, आप इसे क्यों 7.4 पढ़ रहे हो? फिर आपको तो 7.5 पढ़ना चाहिए क्योंकि वो 7.5 के ज़्यादा नज़दीक आ गया। फिर पॉइंट समझ आ रहा है? तो 7.46 आप नहीं पढ़ोगे इसे। अगर जहन में सवाल आ रहा था तो मैंने पहले क्लियर कर दिया। 7.45 और ये, तो मैक्सिमम गलती जो आप कर सकते हो वो कितनी है? 0.05 सेंटीमीटर की। इसी तरह ये भी तो हो सकता है ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इसी मीटर रॉड में यहाँ कहीं पे 7.3 होगा। इसी तरह से आपके पास जो आपका इसके दरमियान में भी एक हाफ होगा, ऐसे ही हाफ होगा। ये भी तो हो सकता है कि आप जिस चीज़ की वैल्यू को मेजर कर रहे हो वो ऐसे होती। ऐसे से क्या मुराद है? ऐसे से मुराद ये है इसकी वैल्यू होती 7.36। देखो ये 7.3 है, ये 7.4 है, ये इनका हाफ है जो मैंने एक इमेजिनरी हाफ बनाया यानी कि 7.35। अगर इसकी वैल्यू 7.35 होती तब भी आप इसको 7.4 पढ़ते, क्योंकि मैंने बताया जो ऐसे हाफ में आ रही होती है उसको आप दोनों तरफ कहीं भी पढ़ सकते हो, विल नॉट मैटर। जो उस हाफ से छोटी है वो इधर पढ़ी जाएगी, जो हाफ से बड़ी है वो आगे पढ़ी जाएगी। 7.36 होती यही पढ़ते, 7.37 होती यही पढ़ते, 7.38 होती यही पढ़ते, 7.39 होती आप तब भी यही पढ़ते। पॉइंट समझ में आ रहा है? यही पढ़ते आप। मैक्सिमम एरर देखो कब आएगा? मैक्सिमम एरर आएगा अगर वैल्यू थी 7.35 और आपने क्या पढ़ ली 7.4। यहां पे भी एरर देखो कितना आ रहा है 0.05 सेंटीमीटर। अब मेरा सवाल यह है कि आप जब कभी भी मीटर रॉड की मदद से मेजरमेंट कर रहे हो तो मैं कह सकता हूं कि आपकी मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर लेंथ को मेजर करते हुए एग्जिस्ट कर सकता है 0.05 सेंटीमीटर ऑन वन साइड। क्यों भाई? आप लेंथ कैसे नापते हो? लेंथ भाई अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ नापने के लिए यहां की रीडिंग पढ़ते हो और इसको 0 पे रखते हो, हाँ या ना? तो ये जो अभी आपने 0.05 सेंटीमीटर का भंड निकाला है वो तो यहां निकाला है। जो आपके पास मसले मसाइल 0.05 सेंटीमीटर के हो सकते हैं वो तो आपने यहां निकाला है। यही मसले मसाइल यहां पे भी तो हो सकते हैं आपके पास, या नहीं हो सकते? या होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। देखो ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और से सुनना और समझना। देखो भाई यहां पे क्या मसला था, आपने एक चीज को मेजर किया और वो आपके पास 7.3 और 7.4 पे एग्जैक्ट आने के बजाय आगे चली गई या पीछे आ गई। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमेशा यही मसले आएंगे। हमेशा ऐसा भी हो सकता है आपने इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, पहली वैल्यू एग्जैक्ट 0 पे आई, अगली वैल्यू एग्जैक्ट 7 पे आई, फड्डा ही खत्म। 7 सेंटीमीटर आपने बताई एंड दैट इज द ट्रू वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम अनसर्टेनिटी पढ़ रहे हैं। रिवाइज करा रहा हूं। अनसर्टेनिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम एरर। तो जो मैक्सिमम एरर हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, हो सकता है ये ना हो, ठीक है? तो इसका एक टर्मिनल 7.3 और 7.4 के दरमियान में आ रहा है, तो मैंने कहा अगर फर्स्ट हाफ में आ रहा है, यानी कि लेट्स से 7.4 और 7.5 के दरमियान में आ रहा है, तो अगर फर्स्ट हाफ में आ रहा था तो आपने उसे 7.4 पढ़ लिया। फर्स्ट हाफ में आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी? 7.41, 42, 43, 44, 45, यही हो सकता था तो आप ये लेते। या अगर 7.4 से पीछे रह रहा था तो क्या पॉसिबिलिटीज थी? 7.35 से लेके 7.39, इनमें से कुछ भी होता, आप यही पढ़ रहे होते इसे। तो मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है? 0.05 सेंटीमीटर हो सकता है। इस एंड के ऊपर, इस एंड पे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.05। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे, ये कॉन्सेप्ट सीधा कर लेना अपना। 0.05 सेंटीमीटर का फड्डा हमेशा नहीं आएगा भाई। हो सकता है एक्चुअल वैल्यू 7.41 हो और आपने 7.4 पढ़ी तो एरर कितना है? 0.01। लेकिन अनसर्टेनिटी तब भी 0.05 की होगी। अनसर्टेनिटी क्या है?
जो मैक्सिमम एरर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है, लाजमी थोड़ी है कि वो एग्जिस्ट भी करे। हमारी तो चाहत और कोशिश क्या होती है कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जितनी कम होती जाएगी अल्टीमेटली एरर उतना कम आएगा। तो इस साइड पे, राइट साइड पे ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है। अब यही मसला लेफ्ट पे भी तो हो सकता है। लेफ्ट में आपके पास 0 और 1, भाई 0 सेंटीमीटर मार्क है और 1 सेंटीमीटर मार्क है, दरमियान में वही 10 डब्बे होंगे, 0.1 0.2। तो अगर आपने 0 और 0.1 के दरमियान में रखा हुआ है तो अगर तो वो मिसाल के तौर पे आपके पास 0.05 से बड़ा है पीछे वाली साइड से, तो अल्टीमेटली उसे आप फिर 0.1 की तरफ राउंड ऑफ करोगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो 0.05 की अनसर्टेनिटी यहाँ है, 0.05 की अनसर्टेनिटी यहाँ है। कुल मिला के अनसर्टेनिटी किस में हुई? तो इन दोनों को ऐड कर लो आप। जब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये है जनाब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मीटर रॉड। जब कभी भी आप मीटर रॉड की मदद से किसी भी चीज़ को नापोगे तो उसमें इतनी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। अब इसको एब्सोल्यूट क्यों कहा था? क्योंकि आप किसी भी चीज़ को मेजर करो, आप एक बड़ी चीज़ को मेजर करो या आप एक छोटी चीज़ को मेजर करो, भाई मेजर करते हुए उसके दो ही एंड्स होंगे, एक ये वाला एंड होगा, एक ये वाला एंड होगा। तो यहाँ पे 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी, यहाँ पे भी मेजर करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी। पॉइंट समझ आ रहा है? तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर की। एब्सोल्यूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चेंज नहीं होती, बड़ी या छोटी। अभी हम आगे देखेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी रीडिंग से चेंज हो जाती है। बड़ी रीडिंग लेंगे तो कम हो जाएगी, छोटी रीडिंग लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप किसी बहुत बड़ी चीज़ की लेंथ मेजर करो तब भी उसके दो सिरे होंगे, दो एंड्स होंगे, यही आएगा आंसर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आप किसी छोटी चीज़ की लेंथ मेजर करो तब भी उसके दो ही एंड्स होंगे, भाई लेंथ तो दो ही एंड्स होते हैं हमेशा। तो ये थी जनाब हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फिक्स अनसर्टेनिटी। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? अब अगर आपको याद होगा, यही आपके मीटर रॉड का क्या है? लीस्ट काउंट है। यही मीटर रॉड का क्या है? लीस्ट काउंट है। तो मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है। अब वर्नियर कैलिपर में भी आप देखोगे तो यही होगा। तो हमने यहाँ से एक चीज़ नोट कर ली और एक चीज़ अखज़ कर ली, क्या? कि हमें हर दफ़ा ये पूरी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये आगे आ रहा है या ये पीछे आ रहा है। हमने एक चीज़ यहाँ से अखज़ कर ली, क्या? कि जनाब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो उसका क्या होगा जनाबे वाला? वो उसका लीस्ट काउंट होगा। जो भी उसका लीस्ट काउंट होगा वही उसकी हमारे पास क्या होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, चलो जनाबे वाला इसको यहां लिख देते हैं जरा हम लोग। देखो, तो हमारे पास जो मीटर रॉड होता है, मीटर रॉड का हमारे पास लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो मीटर रॉड की हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी हो गई? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का हमारे पास लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का 100 पार्ट। तो यानी कि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो गई जनाब? प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह स्क्रू गेज का हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है जनाब? 0.001 सेंटीमीटर। इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो गई जनाब? प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट से हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? अब ज़रा इसको भी देख लो। अब ज़रा समझना, यहाँ पे एक पुरानी एग्जाम्पल से ही बात को समझाऊंगा। मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट था, एक कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी ट्रू वैल्यू कुछ थी, अभी मैं बता नहीं रहा। आपने क्या करा? आपने मीटर रॉड की मदद से उसकी वैल्यू मेजर करी, या इसकी ट्रू वैल्यू मान लो हमारे पास थी 7.51121 सेंटीमीटर। मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट की ये ट्रू या एक्सेप्टेड या एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, आपको टास्क मिला कि आपने इन सब की मदद से इसकी वैल्यू को नापना है, मेजर करना है। आपने मीटर रॉड की मदद से मेजर करी, क्या आई? 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो मेरा बेटा, जब आपके पास 7.5 सेंटीमीटर आई तो इसके अंदर डेसिमल के बाद पहला डिजिट तो नोन है, पहला डिजिट तो नोन है, लेकिन डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट क्या है? अननोन है। यहां पे आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही है, ये अनसर्टेनिटी है। आपको क्या पता आगे क्या आएगा? अच्छा, इससे आपने मेजर किया तो 7.5
1 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट था 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक बता सकता था, तो ये आ गई। अब इसमें आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो तीसरे डिजिट की है। क्लियर है? इसका आपने मेजर किया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक बता सकता है, तो ये आ गया जनाब 7.511 सेंटीमीटर। और इसमें आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो डेसिमल के बाद चौथे डिजिट पे जा रही है। अब इससे आपने क्या सीखा? अब एक चीज आपको और नजर आ जाएगी, अगर आप इन सब में एरर्स कैलकुलेट करोगे ना तो इसका एरर मैक्सिमम आएगा। एरर कैसे निकालोगे? इसमें से इसको माइनस करके देखो, इसका एरर मैक्सिमम होगा। इसका एरर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब दरमियान में आएगा, ये चीज नजर आ रही है ना, इसका एरर इंटरमीडिएट है। और इस वाले का जो एरर आएगा ना मेरा बेटा, वो सबसे क्या आएगा, कम आ रहा होगा। माइनस करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है? नजर ये आ रहा है कि जैसे जैसे हम लीस्ट काउंट कम कर रहे हैं, लीस्ट काउंट कम कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास प्रिसीजन बढ़ रही है। वैसे वैसे प्रिसीजन क्या हो रही है? बढ़ रही है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो अलग चीजें हैं। एक्यूरेसी का ताल्लुक अभी तक जो हमें पता है वो ये होता है कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू से कितना करीब है। आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू से कितना करीब है, दैट इज एक्यूरेसी। प्रिसीजन का ताल्लुक ये होता है कि वो कितनी रिफाइंड वैल्यूज आपको बता सकता है। डेसिमल के बाद कितने ज़्यादा उस तक आपको बता सकता है, कितने ज़्यादा डिजिट्स तक आपको बता सकता है। ये डेसिमल के बाद 1 बता रहा है, ये 2 बता रहा है, ये 3 बता रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिसका लीस्ट काउंट कम है उसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, या आप ये कह सकते हो कि उसकी इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन क्या है, ज़्यादा है। रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है, देखो रेजोल्यूशन मैंने बताया था, जैसे हमारा कैमरा होता है, जिस कैमरे की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है इसका मतलब वो पिक्चर्स बड़ी अच्छे कैप्चर करेगा, उसमें कलर डिस्टिंग्विश करना उतना आसान हो जाएंगे, तो वो रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है। ठीक है, वो उतनी छोटी छोटी लिमिट्स या छोटी छोटी चीज़ों को आराम से बताएगा। लीस्ट काउंट कम करोगे, लीस्ट काउंट कम करने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो रही है। लीस्ट काउंट कम करोगे, प्रिसीजन ज़्यादा होगा, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि आप इसको यूं कह सकते हो कि अब प्रिसाइज instrument is one, a precise instrument is one that has low value of absolute uncertainty या least count, या आप इसको यूं भी कह सकते हो एक प्रिसाइज रीडिंग या एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, कम से कम होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं? क्लियर है, क्योंकि वो फिक्स है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेंथ नापोगे तो टर्मिनल तो 2 ही होंगे ना। बड़ी रीडिंग छोटी रीडिंग से क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उसको एब्सोल्यूट कह रहे हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का ताल्लुक रीडिंग से है ही नहीं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो ताल्लुक है ये आपके इंस्ट्रूमेंट से। यही वजह है कि हम अक्सर कहते हैं कि जो प्रिसीजन होती है ना, प्रिसीजन का दारोमदार आपके इंस्ट्रूमेंट पे होता है। आपका इंस्ट्रूमेंट जितना प्रिसाइज होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट जितना प्रिसाइज होगा, आपकी रीडिंग उतनी ज़्यादा प्रिसीजन आएगी। आपका इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी छोटी डिटेल्स को मेजर कर सकता होगा, आपकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट होगी या उतनी ज़्यादा डिटेल से आपके पास आ रही होगी। डेसिमल के बाद उतने ज़्यादा रिलायबल डिजिट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो ये था जनाबे वाला हमारे पास जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली हमारे पास कि जो हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू द लीस्ट काउंट। और अगर आप ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को देखोगे तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज की जो रीडिंग होगी ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इन सब में क्या है, सबसे छोटा है, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, प्रिसीजन ज़्यादा होती है और रीडिंग अच्छी होती जाती है। ठीक है, तो प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन दैट हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और इन तीनों गिवन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास जो स्क्रू गेज है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रिसाइज्ड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन किस पर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। प्रिसीजन किस पर डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पे। प्रिसीजन किस पर डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है ना तो पिछले से ये कनेक्ट कर रहा हूं मैं। पीछे बताया था प्रिसीजन डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। जितना छोटा लीस्ट काउंट, डेसिमल के बाद उतने ज़्यादा डिजिट्स,
जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी छोटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उतना छोटा मैक्सिमम एरर आने के चांसेस, ठीक है। तो दिस वाज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब चलते हैं जनाब, छाप लो इसे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। अच्छा बेटे, अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी तकरीबन एक ही जैसी चीज़ होती है, बस फ्रैक्शन के अंदर जो है ना वो आप किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हो आउट ऑफ वन में से पार्ट्स बना के। परसेंटेज के अंदर आप किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हो जनाबे वाला क्या, आउट ऑफ 100। अब ये है क्या, क्यों ज़रूरी है, बहुत सारी मिसाल से आपको मैं बात समझा देता हूँ। देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं कि मैं जो है वो बॉक्सेस लेकर आता हूँ और हर बॉक्स के अंदर लेट से एग्स हैं, अंडे हैं। एक में 10 हैं, एक में 50 एग्स हैं और एक में लेट से 100 एग्स हैं। 3 डब्बे हैं मेरे पास अलग अलग और इन सब में अंडे हैं, एग्स हैं। एक में 10 अंडे, एक में 50 अंडे और एक में 100 अंडे। अब मुझे ये चीज़ पता है कि हर एक के अंदर एक ख़राब अंडा है या एक अंडा टूटा हुआ है या एक रोटन एग है, एक ख़राब अंडा है। अब बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि यार गलती तो एक ही जैसी है, गलती तो एक ही जैसी है या नुकसान तो एक ही जितना हो रहा है। देखते हैं अभी ज़रा, अब ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन में या परसेंटेज में। समझो ज़रा, देखो इसमें एक यानी कि 10 में से एक रोटन एग है। अगर 10 में एक रोटन एग है, 20 होते तो 2 रोटन एग्स होते। देखो इस डब्बे की बात चल रही है ना, 10 में एक ख़राब है, 20 में 2 ख़राब होते, 30 में 3, गोया 100 में कितने ख़राब होंगे, 10। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ, 10%। 10 में एक ख़राब है तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, बेसिकली देखो एक ख़राब है, किस में से 10 में से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये बन जाएगा, ऐसे निकाल लो, वरना मैंने एक और तरीके से बता दिया। 10 में से एक ख़राब है तो 100 में से कितने ख़राब होंगे, 10 ख़राब होंगे। कैसे निकाला, 10 में से 1, 20 में 2, 30 में 3, करते करते 100 में 10। अब यहाँ देखो फिर से देख लो, 50 में से एक ख़राब है तो 100 में कितने होंगे, 100 में 2 होंगे। यानी कि यहाँ हुआ आपका 2% लॉस, यहाँ 10%, यहाँ 2%। इधर 100 अंडों में एक ख़राब है, इसका मतलब आपका लॉस कितना हुआ यहाँ पे, 1% लॉस। बज़ाहिर देखने में लग रहा था कि तीनों डब्बों में एक ही अंडा ख़राब है, लेकिन यहाँ पे नुकसान हुआ 10%, यहाँ नुकसान हुआ 2% और यहाँ नुकसान कितना हुआ, 1%। मतलब समझना आप ज़रा। अब सोचो एक बंदा था वो पूरे दिन में 10 अंडे ख़रीद के लाया था, उसमें से एक अंडा ख़राब निकल गया। एक बंदा 50 अंडे ख़रीद के लाया था, उसमें से एक अंडा ख़राब निकला, तो इसको इसके मुकाबले में थोड़ा दुख होगा क्योंकि 49 एग्स अभी भी इसके ठीक हैं। ये 100 अंडे खरीद के लाया था, उसमें से एक ख़राब निकला, इसको और कम दुख होगा क्योंकि इसके 99 एग्स अभी भी क्या हैं, ठीक हैं। ये होता है फ़ायदा। मैं कह रहा था ना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी रीडिंग्स पे डिपेंड करती है। ऐसा ऐसा देखो आ रहा है, जैसे जैसे मैं डेटा सेट चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ का मायना और मफहूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब सोचो एक बंदा है, उसके पास 1 लाख अंडे हैं, उसका पूरा फार्म हाउस है, ठीक है, जिसमें ये मुर्गियाँ पालता है। 1 लाख अंडे हैं, उसमें से एक ख़राब है, तो उसकी तो भाई वो एरर नेग्लिजिबल है या वो लॉस नेग्लिजिबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ज़रा इसको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में लेकर आओ। फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में क्या है, देखो मिसाल के तौर पे आपने एक मीटर रॉड की मदद से किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर किया। आपने मीटर रॉड की मदद से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू को क्या किया, मेजर किया। जिस चीज़ की वैल्यू को मेजर किया 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ज़रा समझिएगा बच्चे बात को। देखो आपने 3 अलग चीज़ों की लेंथ मेजर करी विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। हमें ये चीज़ पता है कि मीटर रॉड से आप जब भी कोई चीज़ मेजर करोगे उसमें जो गलती आने के मैक्सिमम चांसेस हैं वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है और वो बराबर होती है किसके, प्लस माइनस ऑफ द लीस्ट काउंट, यानी कि दिस विल बी 0.1 सेंटीमीटर। ऐसा ही है, यानी कि ये गलती है जो मीटर रॉड में एग्जिस्ट करेगी। क्यों, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमने बात करी है। अच्छा जनाब, अब देखो जब आप 10 सेंटीमीटर रीडिंग मेजर करते हो, 10 सेंटीमीटर में 0.1 की गलती आ रही है, 20 में 0.2 हो जाएगा,
तो 100 में कितनी हो जाएगी, 100 में ये 1 की आएगी, यानी कि 1% एरर आ गया इसमें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, भाई एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो जब 10 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर की गलती होगी तो 20 में 0.2 करते करते 100 में कितनी हुई 1%। अच्छा 50 सेंटीमीटर में 0.1 की गलती है तो 100 में कितनी होगी, 100 में होगी सिर्फ 0.2 की, भाई 50 में 0.1 फिर 50 ऐड कर लो तो 100 में कितनी हुई 0.2, यानी कि 0.2% एरर है। 100 में 0.1 है, यानी कि यहाँ डायरेक्टली 100 में कितना है 0.1%। अब आप नोट करो इसमें एरर है 1%, इसमें एरर है 0.2 और इसमें कितना एरर है 0.1। आपने बेसिकली ये कैसे निकाला, आपने ऐसे निकाला कि जो गलती आनी थी आपकी 0.1 वो ऊपर रखी, जो रीडिंग थी वो नीचे रखी और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर निकल के आ गया। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। तो देखो इस रीडिंग में एरर कितना है 1%, इसमें एरर कितना है 0.2, इसमें कितना है 0.1। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि जो गलती आनी थी ना वो तो फिक्स थी, आपने उस गलती को मिनिमाइज कर लिया अपनी रीडिंग की वैल्यू को बढ़ा करके। पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये आपके पास थी जनाबे वाला क्या, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जो कि रीडिंग पे डिपेंड करती है। रीडिंग जितनी ज़्यादा होती जाएगी आपकी जो गलती है वो उतनी छोटी होती जाएगी, उसमें गलती का जो मार्जिन है ना वो उतना कम होता जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है। आप मिसाल के तौर पे मेजरमेंट करते हो, उसमें आता है 1000 या 10,000.3 सेंटीमीटर, मिसाल दे रहा हूँ, एक चीज़ की लेंथ इतनी है, क्लियर है, एक चीज़ की लेंथ इतनी है, आपने इसको गलती से पढ़ लिया 10,000.2 सेंटीमीटर, मान लो ये आपने गलती कर दी, ठीक है, ये है भाई साहब एक्चुअल लेंथ और आप ये पढ़ के आ गए, शायद इतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन एक चीज़ की लेंथ है 0.3 सेंटीमीटर और आप उसे पढ़ के आ रहे हो 0.2 सेंटीमीटर, अब फ़र्क नज़र आ रहा है, क्लियर हो रहा है। बड़ी वैल्यू थी तो उसमें इतना छोटा सा मार्जिन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, छोटी वैल्यू है, फ़र्क नज़र आ रहा है पड़ता हुआ, ये फ़ायदा होता है यहाँ पे, या ये नुकसान होता है बेसिकली। रीडिंग आपकी जितनी ज़्यादा होती जाएगी अल्टीमेटली आपके पास उसके अंदर जो एरर है ना वो उतना, उसकी परसेंटेज क्या होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहला रही होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, या इसको हम कह रहे होते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को निकालने का यही तरीका होता है, मैं इसका फॉर्मूला यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, देखते चलो ज़रा। फिर इनके यूनिट्स के ऊपर भी कुछ बात करनी है क्योंकि पूछा जा चुका है माजी में, इसके यूनिट्स के हवाले से भी एक MCQ आया हुआ है हमारे MD कैट ई कैट के पेपर के अंदर, और बोर्ड में भी ऑब्वियसली आए हुए, ठीक है। चलो देखो देखो जल्दी से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आप बेसिकली कैसे निकालते हो, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जाहिर है प्लस माइनस के साथ आएगी ये, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस भी आएगा। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, यही सेम, जो लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू, बस 100 से क्या करा मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई ये आउट ऑफ 1 होती है और ये आउट ऑफ क्या है 100, भाई 1 वाली पता चल गई ना, 100 पे जाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। भाई एक में जो गलती होगी 100 पे जाने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल यही काम करोगे, यही काम कर लिया बस, लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास जो भी रीडिंग है, जिस रीडिंग में आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी या आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, उस रीडिंग की एक्यूरेसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है, क्यों, एक्यूरेसी का ताल्लुक किससे था, मेजरमेंट की गलती से, याद है पढ़ाया था। वो रीडिंग एक्यूरेट होती है जो अपनी एक्चुअल से नज़दीक हो, एक्यूरेसी का ताल्लुक रीडिंग से है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डिफाइन करेगा एरर इन द रीडिंग, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिफाइन करेगा एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम उसकी प्रिसीजन ज़्यादा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का ताल्लुक प्रिसीजन से है, लीस्ट काउंट प्रिसीजन से। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एरर डिफाइन करती है, एक्यूरेसी डिफाइन करती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि आप बड़ी रीडिंग लेते हो या छोटी रीडिंग लेते हो। क्लियर हो गया, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट था उसमें फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। अच्छा
जब कभी भी आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिंपल प्लस माइनस द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया जनाब? अब हमारे पास हमारी चाहत क्या होती है, अब समझिएगा ज़रा। हमारी चाहत ये होती है कि आप जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करो तो उसमें अनसर्टेनिटी क्या हो, कम से कम हो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है, अच्छी रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है, लीस्ट काउंट कम है, तो प्रिसीजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, तो अल्टीमेटली एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारी ख्वाहिश होगी आगे की पूरी फिजिक्स के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली एरर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो एरर जो है ना वो कम ऐसे हो रहा होता है कि एरर बड़ी वैल्यू पे तकसीम हो जाता है, समझ रहे हो? मतलब आप अगर एक काम करते हो और वही गलत कर दो तो आपको डांट ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन अगर आप 10 काम करते हो और उसमें वो एक काम गलत कर दो तो डांट कम पड़ेगी। आप 100 काम करते हो, उसमें वो एक काम गलत कर दो, डांट और कम पड़ेगी। पॉइंट समझ आ रहा है? लेकिन काम कर लो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन दैट हैज़ लीस्ट फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन that has least परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट काउंट होगी जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, कम है। जल्दी से कॉपी कर लो, एक मिसाल से समझते हैं और देन इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे सामने जो है ना वो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन जो है ना वो आपको अक्सर एग्जामिनर आपके पेपर में देगा, ये पूछने के लिए कि आपने ये गेस करना है इनमें से कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है और कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है, या दोनों एक्यूरेट है या दोनों मतलब एक एक्यूरेट प्रिसाइज दोनों, मतलब वो आपने बताना है, ठीक है। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि जो एक्यूरेट होगा वो प्रिसाइज नहीं होगा या जो प्रिसाइज होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। एक रीडिंग हो सकता है एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो सकता है ना एक्यूरेट हो ना प्रिसाइज हो सकता है एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज ना हो सकता है प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो। पहले ज़रा इस पॉइंट को समझ लो। देखो आपके पास 7.5643 सेंटीमीटर आपके पास मान लीजिए ट्रू वैल्यू है। एक बार आपने एक्सपेरिमेंट किया और दो रीडिंग ली आपने। एक रीडिंग आपके पास आती है 7.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड, और एक रीडिंग आपके पास आती है 7.16 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब आप ये नोट करोगे तो आपको पता चलेगा ये वाली रीडिंग एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ये वाली रीडिंग प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसकी एक्यूरेसी कम है क्योंकि ये इससे ज़्यादा दूर है इसके मुकाबले में, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है क्योंकि ये इससे ज़्यादा करीब है, इसकी प्रिसीजन कम है क्योंकि ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, उसकी प्रिसीजन क्या है, ज़्यादा है। अच्छा मान लो आपने एक और आंसर निकाला, वो आंसर आपके पास आया लेट्स से 6 सेंटीमीटर। अब ये वाली जो रीडिंग है ये आपके पास प्रिसीजन में भी कम है क्योंकि डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं बता रहा, और ये आपके पास एक्यूरेसी में भी कम है क्योंकि ये इन सब से क्या है, दूर है। ना प्रिसाइज ना एक्यूरेट, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अच्छा एक और आपने मेजरमेंट करी, मान लो स्क्रू गेज से, आंसर आया 7.564 सेंटीमीटर। इन सब में अगर आप देखोगे तो ये रीडिंग एक्यूरेट भी ज़्यादा है क्योंकि इन सब में सबसे नज़दीक यही वाली है, और इन सब में सबसे ज़्यादा ये क्या है, प्रिसाइज। तो भाई बिलाल ने जो नहीं कहा वो नहीं लिखना आपने। फिजिक्स बहुत आसान है अगर उसे वैसे पढ़ा जाए जैसे उसको पढ़ने का हक है। फिजिक्स में एजम्पशन नहीं होती है, एजम्पशन सारी केमिस्ट्री में होती है या बायो में होती है। कुछ भी एज्यूम कर लिया, 5 एलिमेंट कुछ फॉलो कर रहे हैं तो उसे लॉ चिपका दिया, ठीक है, या बायो में कुछ भी बना दिया। ऐसा यहाँ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। सब हो सकता है, दोनों एक्यूरेट प्रिसाइज, दोनों ना तो एक्यूरेट ना प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब आपको कह रहे हैं जनाब ये दो आपके सामने रीडिंग दी हुई है, आपने बताना है इन दोनों को कंपेयर करके कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन, प्रिसीजन का ताल्लुक होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। पहले तो देख लो, रीडिंग से तो ताल्लुक है ही नहीं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मीटर रॉड, ये मीटर रॉड से नापी हुई है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है,
0.1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो पहला तो रिजल्ट यहीं पे आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? हमें नज़र आ रहा है कि जनाब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी ज़्यादा है इसके मुकाबले में, और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है इसके मुकाबले में। यानी कि नज़र आ रहा है इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है मीटर रॉड के मुकाबले में। जब यहाँ पे लीस्ट काउंट कम है तो इसका मतलब इस वाले की प्रिसीजन क्या होगी? ज़्यादा होगी, और इस वाले की प्रिसीजन क्या होगी? कम होगी। यानी कि आप कहोगे रीडिंग टेकन बाय वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू रीडिंग टेकन बाय अ मीटर रॉड। मीटर रॉड की रीडिंग कम प्रिसाइज है और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है। आई रिपीट, प्रिसीजन डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। प्रिसीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द रीडिंग। याद रखिएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट तय करेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी प्रिसाइज है। एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना होता है? हमें कैलकुलेशन करनी होती है। किसकी? परसेंटेज की, अनसर्टेनिटी की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी बात करी थी। इसमें निकालेंगे तो ये बनेगा 0.1 विच इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड डिवाइडेड बाय इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से इसकी निकालेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आ रहा है जनाबे वाला 0.4% और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2%। यानी कि आपको दिख रहा है कि एक्यूरेसी के अंदर इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम एक्यूरेट होगी। यानी कि आप कंक्लूजन ये लिख सकते हो, रीडिंग टेकन बाय अ वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू द रीडिंग टेकन बाय मीटर रॉड, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है और इसकी ज़्यादा। दूसरा कंक्लूजन, द रीडिंग टेकन बाय मीटर रॉड इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द रीडिंग टेकन बाय वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इसके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? कम है, और इसके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? ज़्यादा है। क्लियर हो गया? तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी था, और ये सब निकालना आना चाहिए, क्योंकि आगे असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी में ये सब आएगा। अब एक चीज़ और, फिर आगे चलते हैं। ये हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया। आपका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है ना मेरा बेटा, याद रखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट वही होती है जो आपकी मेन क्वांटिटी की यूनिट होती है। मिसाल के तौर पे आपने कहीं पे लिखा हुआ है कि 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब ये है आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसकी वही यूनिट होगी जो इसकी यूनिट होगी। अगर ये सेंटीमीटर में नापा इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर में नापा इसकी यूनिट भी मिलीमीटर, ये मीटर में नापा इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट वही होता है जो इसका होता है। ठीक है? जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है या जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों भाई नहीं होती? ये देखो फॉर्मूला देखो, लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू। ऊपर वाली यूनिट से नीचे वाली यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल। अगर ऊपर सेंटीमीटर था लीस्ट काउंट तो नीचे भी सेंटीमीटर में आ रहा होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्रैक्शनल इसकी ये कोई यूनिट नहीं होती, और इसी को हम लोग रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव अनसर्टेनिटी। क्लियर हो गया? इनका आगे पीछे जाने का मैं तरीका भी समझा देता हूँ। हमारी फेडरल बोर्ड की किताब में एक सिंपल से तरीके से इसको बताया हुआ है, वो भी आपके सामने यहाँ पे ज़रा मैं कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये भी समझ में आ जाए। ये देखो बेटे, हमारे पास ये गिवन है और मैं आपको इसमें कन्वर्जन करना सिखा रहा हूँ। आप पहले तो ये चीज़ नोट कर लो, इसके अंदर ये आपके पास आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये आपके पास आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। ठीक है? अब अगर आपको मिसाल के तौर पे ये गिवन है ना 3.3 किलोग्राम प्लस माइनस 6.1%, यानी कि आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, तो इससे आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है इस तरह से, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये तो मेन क्वांटिटी है। तो अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, आप क्या बोलोगे? यानी कि 6.1% का मतलब क्या है? 6.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय
जो आपकी ये ट्रू या एक्सेप्टेड या रियल वैल्यू है, आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब 0.2 किलोग्राम। डेल्टा एम से क्या मुराद है? डेल्टा का सिंबल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है, एम से मुराद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मास। यानी कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये मास मेजर किया है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है? 0.2 किलोग्राम। इन अ वेरी सिमिलर मैनर अगर आपको ये गिवन होता 3.3 किलोग्राम प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, यानी कि अगर आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है और आपने रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तो इसका तरीका क्या है? ये जो एप्सिलॉन का सिंबल है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसे हम पढ़ते हैं बेटा एप्सिलॉन। ये भी सेकंड ईयर में भी आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह, ठीक है। एप्सिलॉन एम, रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ एम, इसकी कोई यूनिट नहीं है। कैसे निकालेंगे? जो आपका लीस्ट काउंट है ये या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जो ये लिखी होती है ना, जो ये चीज़ लिखी होती है प्लस माइनस के साथ, यही आपकी होती है जनाब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या इसको आप लीस्ट काउंट कह सकते हो। सर अभी जब आपने पढ़ाया था तो उसमें तो कोई 0.2 था ही नहीं। अबे वो मिसाल दी थी मीटर रॉड की, वर्नियर कैलिपर की, स्क्रू गेज की। ये तो मास मेजर कर रहे हैं, मास को क्या मीटर रॉड से मेजर करेंगे, ठीक है। मतलब मेरा मास मेजर करना है तो मीटर रॉड के आगे खड़ा हो जाऊंगा क्या मैं जाके, ठीक है। तो ये क्या आएगा? वही जो भी पढ़ा था, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द मेन वैल्यू या आपकी मेजर्ड वैल्यू। मेन वैल्यू कितनी है आपके पास? 3.3, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको किससे जनाब? 100 से। तो आपके पास यहां पे निकल के आ जाएगा 6.1%, ठीक है। तो अगर आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन हो तो आपने रिलेटिव कैसे निकालनी है वो बता दिया, रिलेटिव गिवन हो तो आपने एब्सोल्यूट कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन करने का एक तरीका और है। इससे पहले मैंने आपको एक बता दिया था एक्यूरेसी, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू टारगेट से जितना करीब है। प्रिसीजन के डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। एक और अभी हमने देखा एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाला। अब ये भी उसी बात को बताने का एक और तरीका है। प्रिसीजन मेरा बेटा डिपेंड करता है कि आपकी जो मेजरमेंट है इसमें लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ आ रहा है। लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितना दूर जा कर के आएगा आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, खुद समझ जाओगे भैया। देखो 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रॉड, वाइल 0.001 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्या चीज़? स्क्रू गेज। अब इसके अंदर आप देखोगे तो डेसिमल के फौरन बाद इसका लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया। अब इसके आगे तो कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। सिग्निफिकेंट डिजिट के लेक्चर में बताई थी सारी बात कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखो डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट पे जाके इसका लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आया। तो प्रिसीजन डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे। आपके पास लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जितना आगे जाके आएगा, जितना आगे जाके आने से क्या मुराद है कि आपका इंस्ट्रूमेंट उतनी बड़ी रेजोल्यूशन का है, उतना रिफाइन इंस्ट्रूमेंट है। जाहिर है आपके इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी, लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, उसका लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट डेसिमल के उतना आगे जाके आएगा। तो आप बोलोगे आपकी जो प्रिसीजन है वो उतनी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो एक्यूरेसी है, आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे आपकी इंफॉर्मेशन उतनी रिलायबल होगी, एरर उतना कम से कम होगा, तो एक्यूरेसी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये एमसीक्यू में पूछी जाने वाली बातें हैं। प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है। सिमिलरली मेरा बेटा ये टोटल, मैं देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पोजीशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है? अभी सारी बातें बताई हुई है ना, उसी को एक और तरह से आपकी किताब वालों ने लिखा हुआ है फेडरल बोर्ड में। क्या भाई? डेसिमल के अगर फौरन बाद आ गया तो इसका मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसके आगे तो कोई नहीं है। लेकिन अगर तीसरे पे आ रहा है तो इसका मतलब लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और दूर है, तो मतलब ये इतनी ज़्यादा अच्छी रिलायबल वैल्यूज बता रहा है। तो जितना लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट डेसिमल के जितना आगे जाके आएगा वैल्यू उतनी क्या होगी? प्रिसाइज होगी। अच्छा, एक्यूरेसी में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि देखो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? आपके पास नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट नॉन रिलायबल डिजिट, यही होता है।
तमाम रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट नॉन रिलायबल डिजिट्स, तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हैं इसका मतलब रिलायबिलिटी का कंटेंट आपकी मेजरमेंट में उतना क्या है, ज़्यादा है, रिलायबल मेजरमेंट है, अच्छी मेजरमेंट है, तो एरर उतना क्या होगा, कम होगा, एक्यूरेसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी विल बी ग्रेटर अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसी चीज़ को बताने का एक और तरीका प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, देखो मान लो मेरा बेटा आपने क्या करा, आपके पास एक्चुअल वैल्यू थी 4.78 सेंटीमीटर, आपने 3 बार रीडिंग ली, एक बार रीडिंग आई 4.1 सेंटीमीटर, या एक बार रीडिंग आई 4.11 सेंटीमीटर, एक बार रीडिंग आई 4.12 सेंटीमीटर, एक बार आई 4.10 सेंटीमीटर। मैं कहूँगा ये जो रीडिंग आपने मेजर करी है ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है। प्रिसीजन को बताने का एक और तरीका ये होता है कि आपकी रीडिंग एक दूसरे से कितना करीब है, एक दूसरे से कितना करीब है। तो क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ मेजरमेंट्स विद ईच अदर, एक दूसरे के रीडिंग जितना करीब होंगी वो उतनी प्रिसाइज होंगी। क्लियर है। एक्यूरेसी क्या होती है कि आपके टारगेट से कितना करीब है। मान लो एक बार आपकी वैल्यू आई, इसी को मेजर कर रहे थे, ये एक्चुअल वैल्यू थी, आप मेजर कर रहे थे, एक बार आई 4.70 सेंटीमीटर, एक बार आई 4.80 सेंटीमीटर, एक बार आई आपके पास मिसाल के तौर पे 4.75 सेंटीमीटर। अब ये एक दूसरे से दूर दूर है, 0.05 का फ़र्क है, इनमें तो इतना फ़र्क ही नहीं था ना, 0.01 का फ़र्क था। ये एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से क्या है, करीब करीब है। नज़र आ रही है, एक्चुअल वैल्यू से क्या है, करीब करीब है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो, आपकी मेजरमेंट ना एक्यूरेट हो ना प्रिसाइज हो, और आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो, या एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज ना हो। तो ऐसा हो सकता है। यानी कि इस पर सिंपल सा डार्ट एंड बोर्ड वाली एग्जांपल दी जाती है। डार्ट एंड बोर्ड जिसमें एक सेंटर में बुलाई होती है ना, ऐसे डार्ट एंड ऐसे मारते हो ना, निशान लगाते हो। मान लो एक वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ आ रही है। अब ये एक्यूरेट है क्योंकि टारगेट के नज़दीक नज़दीक है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर है। इसी तरह से मान लो आपके पास सारी वैल्यूज़ ऐसे आ रही हैं, अब ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। इसी तरह से मान लो एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। इसी तरह से मान लो सारी की सारी यहाँ आ रही हैं, ये एक्यूरेट भी हैं और ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो जनाब एक्यूरेसी और प्रिसीजन से रिलेटेड जितने टॉपिक थे तमाम टेक्स्ट बोर्ड्स के अंदर जो जो तरीके से पूछा जा सकता था मैंने A to Z कवर कर लिया। मतलब मैंने कोशिश करी है कि आप किसी भी बोर्ड की किताब उठा के पढ़ो ना तो आपको मसला ना हो। तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक भी कर दिया और सब बता दिया। यहाँ तक अगर तमाम चीज़ें समझ में आई हो तो मुझे लाजमी बताना कि लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, पसंद आया, मज़ा आया। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन करेंगे। क्या मतलब कि जब हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं ना उसमें अनसर्टेनिटी तो होती है, अब तक हम ये बात तय कर चुके हैं। जो अनसर्टेनिटी होती है वो कैसे मालूम करते हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी है। भाई पता होगा कितनी है तो उसे कम करेंगे ना। ठीक है, चलो मेरा बेटा नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।